जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है, ठीक है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसी के संगत जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है उसका कैलकुलेशन, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम के संगत हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, वेवलेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन रिलीज करता है या निश्चित वेवलेंथ वाला फोटोन रिलीज करता है, ठीक है ना। उस वेवलेंथ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर डेल्टा ई बराबर क्या लिखा हुआ है, एच इंटू एफ है कि नहीं, यही ऊर्जा इसके बराबर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, क्यों चाहिए, तो लिखा जा सकता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई बराबर ये 13.6 के पहले जो वैल्यूज था वो क्या क्या था, मतलब जो इसका मान तो एक निश्चित कांस्टेंट के बाद होते थे ना, क्या था, m डिवाइडेड बाय 8 epsilon naught square. हाँ 8 epsilon naught square. 8 epsilon naught square H square. h square Z square by N square. z square by n square Minus 7. z square into 1 upon n1 square minus 1 by ये था ना, इसके ठीक पहले वाला जो इक्वेशन था ये था, चेक कर लिया ना, ओके, ठीक है। अब इस डेल्टा ई के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं h इंटू एफ, इसी ऊर्जा का फोटोन रिलीज होगा, h इंटू एफ m into e to the power 4 by 8 epsilon naught square into h square into z square 1 by n1 square minus 1 by, ओके, क्लियर है। f के जगह पर क्या लिख सकते हैं, f के जगह पर क्या लिख सकते हैं, c by lambda लिख सकते हैं क्या, लिखा जाए तो ये हो जाएगा h इंटू सी बाई लेंडा इज इक्वल टू, ये सारा क्वांटिटी रखना होगा, m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई, क्लियर है यहाँ तक। इसी को लिखें 1 बाई लेमडा बराबर h और c यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू सी होगा क्या, h स्क्वायर से h मल्टीप्लाई हो गया, h क्यूब हो गया इंटू सी z स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है।
ये करस्पॉन्डिंग लैम्डा। अब देखिए ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, कांस्टेंट है ये, इसको कहा गया रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। रेडबर्ग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने नाम पर इस कांस्टेंट का नाम रख लिया, उन्हीं का डेरिवेशन है ये। तो रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम लोग आर से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम टू द पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब इंटू सी। सारा का सारा वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, उस मान को भी आपको याद कर लेना। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं होगा सर वहाँ? देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो रहा है, ओके, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तो जरा चेक कर लो भाई, ठीक है। ये सही लिखाए थे ना, हो गया। अब ये सारा का सारा जो है m का मान, e का मान, एप्सिलॉन नॉट h और c का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे आता है वो आता है 109677, ठीक है ना, 109677 रेडबर्ग कांस्टेंट का मान पर सेंटीमीटर कितना आता है? 109677, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्पेशल टाइप का नंबर है, देखिए 10 9 10 के बाद 9 6 7, ठीक है, तो याद रख लेना पड़ेगा। यहाँ इसको पुट करें, लैम्डा का मान हो गया, तो 1/λ इज इक्वल टू 109677 इंटू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर 1/h1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर है? क्या यहाँ से हम लोग लैम्डा के बारे में निकाल सकते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकाला जा सकता है। ये बहुत ही यूजफुल समीकरण है, एक ये हो गया, और वो ऊर्जा का समीकरण डेल्टा ई बराबर कितना निकालेगा? 13.6 इंटू z स्क्वायर और 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 ना। क्लियर? डायरेक्ट आपसे रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पूछ सकता है, इसको भी आप याद रख लें। क्लियर है? मीटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करेगा तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, जल्दी से बनाइए इसको। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट से जंप करता है 2nd ऑर्बिट। 4 से कहाँ जंप करता है?
सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है। तो जब वो जंप करता है तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा, जो एमिशन करेगा, जिस फोटोन का वो एमिशन करेगा, उत्सर्जन करेगा, उसका वेवलेंथ क्या होगा, तरंगदैर्घ्य निकालिए। तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करें इसको, फॉर्मूला आपके सामने है। कितना आया, लैम्डा का मान 20,564। 1 by lambda का मान आया है। 1 by lambda का वैल्यू है। लैम्डा निकालो भाई, लैम्डा सर lambda ना। लैम्डा का मान निकालो। कैलकुलेटर अलाउड है क्या? नहीं। सर 0.00048 लैम्डा बराबर 0.00 4048 40 हाँ 48 एक मिनट चेक कर लीजिए। 0.000486 सेंटीमीटर। अगर आपने ये वैल्यू रखा होगा सेंटीमीटर में निकले, क्लियर है ना, सेंटीमीटर में निकला, क्लियर, सेंटीमीटर में निकला ये। मीटर में कितना हो जाएगा भाई? अच्छा, इसको पहले ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख लो 486 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 -7, सही है ना। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 ये आ रहा है। मीटर में अगर करें तो 486 इंटू 10 पर पावर -9 -9 मीटर, -9 मीटर। क्लियर है, क्लियर है ये। या इसको लिख सकते हैं 4860 इंटू 10 पर पावर -10 मीटर, हो सकता है ये 4860 एंगस्ट्रम। अगर आपने सही कैलकुलेट किया, मेरे हिसाब से ये सही लगा। हम इसलिए इसको सही मान रहे हैं क्योंकि ये जो आपने वैल्यू निकाला, ध्यान से देखो, ये विजिबल रेंज होता है ना, उसका रेंज ले लेते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो दृश्य प्रकाश है, जिसको देखा जा सकता है, दृश्य प्रकाश, उसका रेंज कितना होता है? तो मेरे ख्याल से 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग, हाँ 8,000, ठीक है, 8,000 एंगस्ट्रॉम या 7,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बीच में आगे आया कि नहीं आया? ये फोटोन जो रिलीज करेगा, उस फोटोन का जो वेवलेंथ होगा वो करस्पॉन्डिंग होगा इसके विजिबल लाइट के। और ये क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पर जंप कर रहा है, ये बाल्मर सीरीज होता है।
है ना। अभी हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइन ऑफ सीरीज क्या है, बार्नर सीरीज क्या है, पार्शियल सीरीज क्या है, ठीक है ना। तो यानी कि आप सवाल बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 486 नैनोमीटर की टेबल, 486 तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। विजिबल लाइट करेंगे, है ना। सर तरंग जब निकालने से लास्ट में उसका एमएस्ट्रा दिखाना है। कोई जरूरी नहीं, आप पहले का आंसर हो गया, ऑप्शन के अनुसार। हाँ यहाँ पर आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, हर सब्जेक्ट में आंसर, ठीक है। ठीक है, आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में कैलकुलेटर देगा ले जाने? नहीं भी देगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो जाए। तो खास थोड़ी अभी यहाँ पे जल्दी करने के लिए आपको बोल रहे कैलकुलेटर, ठीक है। ऐसा रहेगा क्वेश्चन कि आप उसको तुरंत सॉल्व भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपको ये वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो होगा, हाँ, तो ये रटना होगा। कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल्कुल जो है उसको रट लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर बात आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है, ठीक है ना। तो उसका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा। अच्छा, वेवलेंथ पता है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि उसकी आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, तो आवृत्ति निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं, सब तो है ही आपके पास, ठीक है। आवृत्ति का क्या फॉर्मूला है? F बराबर C बटा लैम्डा, है कि नहीं है? F बराबर C बाई C का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का वैल्यू भी आपको मीटर में देना ही होगा। अरे बात समझ में? यानी लिखेंगे 4860 × 10⁻⁻10। अब इसको हल करने के जो भी आया फर्स्ट में आंसर हो जाएगा। क्लियर? और ये तो निकाल ही सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब जंप करेगा तो एनर्जी कितना रिलीज करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी एमिशन स्पेक्ट्रम में ही हम लोग डिफरेंट सीरीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये है हाइड्रोजन एटम, और अब यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इस तरह से इसको पहली कक्षा मान 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा, और ये बहुत सारा होगा। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कक्षा से, यानी हायर एनर्जी लेवल से पहली कक्षा में जंप करता है, ठीक है ना, तो उस समय जो एमिशन होगा या रेडिएशन होगा, ठीक है, और जो वेवलेंथ आएगा वो वेवलेंथ कुछ इस तरह से देखिए होगा। जैसे मान लीजिए यानी कि दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में, ठीक है, दूसरी कक्षा से या फिर तीसरी से पहली में, या फिर चौथी से पहली में, या फिर पांचवी से पहली में,
या फिर और भी होगा, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना, पहले वाले स्टेट में जब भी जंप करेगा तो ये जो वेवलेंथ रिलीज करता है वो वेवलेंथ होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यानी वेवलेंथ जो आएगा उसकी वैल्यू कहाँ पर रहेगी, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई सारे वेवलेंथ्स हैं, 7 वेवलेंथ है ना, सब याद है? याद नहीं होगा? गामा होगा, एक्सरे होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, विजिबल लाइट, वी फॉर विजिबल, ये क्या है, इंफ्रारेड, ठीक है, ये माइक्रो, ये रेडियो, ये हो गया गामा, ये हो गया एक्सरे, ये हो गया अल्ट्रा, ठीक है। ये हमको याद इसलिए है क्योंकि हमको कोड याद है। गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये कोड याद करने के लिए, ठीक है ना, तो आप याद कर सकते हो। जी फॉर गाड़ी, XUV, महिंद्रा का XUV है ना, XUV गाड़ी है। इन माई रेंज, IN मतलब इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रो, R फॉर गाड़ी XUV इन माई रेंज, मीनिंगफुल सेंटेंस है, चाहे मेरे रेंज में हो ना हो लेकिन याद हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो एमिशन होगा, जो वेवलेंथ मिलेगा आपको, तब जब हायर से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। तो जब भी ये वेवलेंथ रिलीज करेगा तो वो किस रेंज में होगा, किसमें होगा, अल्ट्रा वायलेट रेंज में होगा, किसमें होगा, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये है UV, अल्ट्रा वायलेट ना, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन क्षेत्र, क्लियर है। अरे ये पॉसिबिलिटी है ना, इलेक्ट्रॉन हायर से जंप करेगा कहाँ, पहली कक्षा में जब जंप करेगा, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, सब क्वेश्चन बन सकता है। लाइमन, पहला वाला लाइमन सीरीज में क्या होता है, N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या होगा, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फॉल करेगा, 2 से 1 या फिर 3 से 1 या फिर 4 से 1 या फिर 5 से 1 या फिर उधर इंफिनिटी, क्लियर। और यहाँ जो वेवलेंथ मिलने वाला है, ये वेवलेंथ किस सीरीज में मिलेगा आपको, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन, याद रखना, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। लाइमन सीरीज कहाँ फॉल करता है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक। दूसरा लाइमन के बाद है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज शुरू हो जाता है, सिंपल है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से दूसरे कक्षा में जंप कर पाओ, ये पहला है ना, दूसरा कक्षा तो ये है। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, तो यहाँ से यहाँ, पहली में ये वाला, इसमें नहीं, इसमें, ठीक है ना, या फिर यहाँ से तीसरा से दूसरा, या फिर चौथा से दूसरा, पांचवा से दूसरा, या फिर जो भी ऊपर में हो,
क्लियर? पहला को छोड़ दो। पहला को छोड़ दो। अच्छा छोड़ दो। यानी इस बार दो। n1 बराबर 2 है और n2 स्टार्ट होगा 3 से 4 से 5 n2। हमारी बात समझ में है? कंफ्यूज ना हो n1 n2 में। ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट हुआ और ये अपर एनर्जी लेवल्स हुआ। लैमिनर में n1 हो गया ग्राउंड स्टेट और n2 अपर एनर्जी स्टेट। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आएगा किस रीजन में आएगा? विजिबल रीजन। किसमें आएगा? इसका सवाल किए थे हम लोगों ने पीछे भी, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिए थे वो क्या था? 4th से 2nd में गिर रहा था। वहाँ जो आपको वेवलेंथ मिला कैसा मिला? विजिबल लाइट के रेंज में मिला। 4000 से कुछ आगे था ना, तो ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग लिख देते हैं या अब इस फोटो में भी आप इसको बना दो। जैसे लाइनमैन सीरीज और ये क्या हो गया? पाल्मर सीरीज। पाल्मर सीरीज हो गई। और किसमें आएगा ये? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। क्लियर है? लाइमन बाल्मर। उसके बाद क्या होता है? पार्शियल होता है कि ब्रैकेट होता है? पार्शियल। ओके, लिख लो पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज में n1 बराबर 3 हो जाएगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर लेवल से कहाँ पर? तीसरे वाले में। हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पर जंप करेगा? 3rd वाले। ठीक है ना? तो n1 बराबर 3, ये ग्राउंड स्टेट हो गया इसके लिए। और n2 बराबर 4 से स्टार्ट करें, 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है? और ये इसका जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगा वो किस रे में मिलेगा? इंफ्रारेड। किससे मिलेगा? इंफ्रारेड। पार्शियल के बाद जो भी आएगा सब आपका इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। लैमिनर वाला याद रखना है, अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मर वाला विजिबल रीजन में, बाकी सब इंफ्रारेड। ठीक है? पार्शियल के लिए बना लो। किसमें जंप करना चाहिए? 4th से 3rd या 5th से 3rd, है ना? या और भी अगर कोई ऊपर और बना लें हम लोग इस तरह से 6th से 3rd। ठीक है? तो ये हो गया पार्शियल इंफ्रारेड। क्लियर है? उसके बाद क्या है? ब्रैकेट। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने जिसकी खोज की है वो सारा का सारा अपने नाम पर बस इसका नाम रखा गया है। चौथा है ब्रैकेट से। ब्रैकेट सीरीज, इसमें n1 बराबर 4 और n2 बराबर 5 6 और जो भी होगा कर लेगा। और ये भी हो जाएगा इंफ्रारेड। उसके बाद क्या? ब्रैकेट में बनाओगे आप तो ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में क्या है? तो यहाँ से जंप करेगा ऐसे। ठीक है? इस ब्रैकेट से ये भी इंफ्रारेड।
और ये क्या है? फंड सीरीज, पी फंड, ठीक है ना, सीरीज, फंड सीरीज बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। 5वें कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपर लेवल से, तो वो कहलाती है फुल सीरीज। और वो भी कहाँ पर रहेगा? इंफ्रारेड के अंदर। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे, याद कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन कहीं से छूटे नहीं। क्लियर है? तो ये सारी व्याख्या किसके लिए है भाई? हाइड्रोजन एटम के लिए। इसका भी जो है लेंस होगा इंफ्रारेड होगा। ठीक है, यही है लिमिटेशंस ऑफ बोर पीरियड। बोर पीरियड का जो है फेल होने का कारण क्या है कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम के को ही एक्सप्लेन कर पाया, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है ना, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले को ये नहीं डील कर सकते। क्लियर है? अब देखिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, इससे भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है उसमें। तो एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है की संख्या क्या होगी किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, तो वो संख्या कैसे निकालेंगे उसका, उसको बता रहे इसको। हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। इसके लिए फॉर हम लोग बात कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है। इसी को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी ये लेकर के चला गया कहाँ? सेकेंड स्टेट यहाँ पे, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जंप करेगा नीचे, है कि नहीं है? ये जो है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ऊपरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है ग्राउंड स्टेट के अलावा, जो ऊपर में जो कक्षाएं हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो कैसा होता है? वो तेजित अवस्था में, ठीक है ना। वो तुरंत जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, उसी में एमिशन होगा। तो एमिशन अब यहाँ से होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा दूसरे से पहले, ठीक है ना, तो ये फोटोन को रिलीज करेगा कि जब ये यहाँ से आएगा तो फोटोन को रिलीज करेगा, ठीक है। ये फोटोन रिलीज कर रहा है, जब ये हायर से लोअर की तरफ आएगा तो फोटोन को रिलीज करेगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपको दिखेगा उसमें क्या दिखेगा? एक ही दिखेगा, लेकिन दिख रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना है? चलिए और आगे बढ़ते हैं तो आपको और समझ में आएगा।
ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है ना ये, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना मिला? 1 मिला। चलिए अरे आ गए घूमने, तो क्या करोगे? नीचे नीचे ऊपर। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2, अब अगर हम बात करें सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट, सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करे कहाँ? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो क्या होगा? सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट कौन है भाई? ये 1 2 3, मतलब ये हो गया सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट इसको कहते हैं, और जो क्या कहते हैं? सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट। क्लियर? इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है? यहाँ से ही जंप करेगा, है ना? तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें पॉसिबिलिटी है तो डायरेक्ट जंप कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट जंप कर सकता है। और दूसरा क्या है? अगर डायरेक्ट जंप करेगा तो एक लाइन मिला, लेकिन क्या जरूरी थोड़ी है, ये ऐसे भी तो आ सकता है। देखो यहाँ से पहले आया सेकेंड में, 3 से आया दूसरे में, फिर दूसरे से आया 1। टोटल नंबर ऑफ एक्साइटिंग स्टेट कितना है? 3। मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या मिलेगा आपको? 3। क्लियर है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताइए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू 3 आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अब इसी तरह से बार बार निकालते रहेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला होना चाहिए, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए सीधा सा एक शॉर्टकट फॉर्मूला में हो जाता है। इधर बनाओ, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड है? याद रखिए, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपरी कक्षा से ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो, ठीक है? जैसे इसको चेक करने के लिए मान लीजिए इसको चेक करें, है कि नहीं है? यहाँ पर देखिए तो n बराबर कितना है? n बराबर 3 है ना, तीसरी कक्षा से जंप कर रहा है। 3 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया? फॉर्मूला बन गया, आप किसी भी कक्षा से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अब देखिए क्वेश्चन करता है कि नहीं? मान लीजिए हाइड्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है छठी कक्षा से, कहाँ? इसके ग्राउंड स्टेट पर।
मतलब प्रथम कक्षा में सबसे जो न्यूक्लियस के नज़दीक है वही ग्राउंड हो गया। तो जब छठी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा जा करके कहाँ ग्राउंड स्टेट पर, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल कितना है देख लो कितना मिलेगा 6 इंटू 6 माइनस 1 यही होना चाहिए ना। तो 3 गुना 5 तो 15 लाइंस मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से ग्राउंड ही में है कि नहीं। मान लीजिए चौथा से तीसरा में आया या छठा से पाँचवा में आया, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को भी आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आ रही सर दोस्त फ्रेंड है तो मेरा प्लान पर ट्यूशन में आ गया। इसको भी दो जल्दी हो जाएगा। मेरा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जबकि इलेक्ट्रॉन जंप करे किसी भी अपर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट के अलावा, ठीक है ना, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में। इसके लिए फॉर्मूला होता है N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। N2 हो गया अपर लेवल वाला और N1 क्या हो गया जिसमें वो जंप करेगा ऊपर से नीचे करेगा ना। N1 क्या है लोअर एनर्जी स्टेट, समझ में आ रही बात। और N2 क्या है भाई अपर एनर्जी क्लियर। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन करें कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है मान लो 5th ऑर्बिट से जंप करता है 3rd ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलने वाला है उसकी पॉसिबिलिटी कितना मिलेगा, संख्या बताओ। क्या हो जाएगी संख्या 5 माइनस 3 5 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 में 3 गया 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 ना डिवाइड बाई। कोई दिक्कत है नहीं? ये फॉर्मूला सब पर लागू होगा ना सर? सब पर लागू। ऐसे जो ग्राउंड है 1 पर है, जैसे ऊपर से 1 कर देंगे रैंडम के रैंडम के। हाँ, सब कहीं से कहीं जम जाएगा, ठीक है। अच्छा एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए ये हो गया और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए अलग हो गया। नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर, हाँ, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, तो उसके लिए फॉर्मूला बता दें इसको। for
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल यूनिट्स। इसलिए फॉर्मूला होता है n माइनस n माइनस ठीक है। और ये स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलता है एब्जॉर्प्शन में, इसमें ग्राउंड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ऊपर जाता है। देखिए इसमें इस टाइप का फॉर्मूला नहीं है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये 2 इस और ऊपर होगा ना, ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन की एनर्जी इसको मिली, ये एनर्जी लेकर के कहाँ जाएगा? या तो सेकंड में जाएगा, या थर्ड में, या फोर्थ में, एनर्जी के हिसाब से जाएगा। अरे बात समझ में? एनर्जी के हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तो एक ही लाइन मिला, इस केस में कितना मिला? एक ही लाइन मिला, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दो स्टेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, एक, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा? बीच में जाएगा, यहाँ से यहाँ से जाएगा, या क्या होगा? तीसरा है ना। अब इसको ठीक से एनालाइज कीजिए, अब ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिली, या तो सीधे कितना एनर्जी मिल गया, वो सीधे चला गया वहाँ, या फिर ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में गया, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट में जाना, ये उसके लिए पॉसिबल है। अरे बात समझ में? ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? वहाँ से वापस आना चाहेगा। हाँ देखो, हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पर जब ये पहुँचा, ठीक है ना, तो आप उसको इतना एनर्जी नहीं दे सकते हैं कि ये वापस यहाँ से यहाँ जाए, तब तक ये लौट जाएगा, उतने समय में लौट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अरे बात समझ में? इसलिए ये चीज़ पॉसिबल है। जब भी पॉसिबल होगा तो कहाँ से? ग्राउंड से ही ऊपर जाएगा। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना है? 2। फॉर्मूला को लगा के सही हो रहा है। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। क्लियर है? चलिए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 1 और 1 2 आया समझ में? ये जो क्रॉस किए हुए हैं ये पॉसिबल नहीं है, या इस टाइप का और भी पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड से फोर्थ या थर्ड से फिफ्थ ये पॉसिबल। तो एब्जॉर्प्शन लाइन जो है, अब्जॉर्प्शन वाला जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा, और एमिशन वाला तो आप देखिए। चलिए आज इतना ही रखें। और कोई बात? चलिए ठीक।
सर